नमस्कार दोस्तों आज हम आप लोगों को यूथ पब्लिकेशन के ट्रेडिशनल जीके वाले सेक्शन में विश्व भारत में प्रथम और उसके आगे के टॉपिक को पढ़ाऊंगा। इससे पहले के टॉपिक को मैं पढ़ा चुका हूं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को देखना चाहते हैं वे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें जो दोस्तों पहला क्वेश्चन है यह है, भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी? ये कौन है? तो हैं शिवांगी पाठक। कौन है? शिवांगी पाठक। भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही शिवांगी पाठक हैं जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। हरियाणा की 16 साल की शिवांगी पाठक ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करके इतिहास रच दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन है? तो वह है फातिमा बीबी। कौन है? फातिमा बीबी। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश थी। वे 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उन्हें 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनाया गया तथा वे 2007 से 2010 तक तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अगला इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला थी। कौन थी? तो वह है एक अमेरिकी। कौन है? वे एक अमेरिकी थी। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला जो थी वह थी गर्ट रूट कैलोरीन, एक अमेरिकी तैराक थी। इंग्लिश से चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, वह पहली महिला भारतीय महिला कौन थी जिनकी छवि जो है 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई है? तो कौन महिला थी? वह है मीराबाई। कौन है? मीराबाई। मीराबाई पहली भारतीय महिला हैं जिनकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री हैं। उनकी कविताओं में स्त्री पराधीनता के प्रति एक गहरी टीस दिखती है। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की जिसमें नरसिंह जी का मायरा राग गोविंद। कौन? नरसिंह जी का मायरा राग गोविंद, राग सोरठ के पद और गीत गोविंद टीका। गीत गोविंद टीका ये 4 इनकी रचनाएं हैं। अगला देखते हैं, भारत का पहला समुद्रशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? कहाँ पे स्थापित की जा रही है समुद्रशाला प्रयोगशाला? तो वह है आपका कोच्चि में। कहाँ पे? कोच्चि में। भारत का पहला समुद्रशाला जो है वह कोच्चि में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए नामित होने वाले पहली भारतीय महिला इनमें से कौन है? तो कौन है? वह है नीता अंबानी। कौन है? नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी जिन्हें रियो 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 129वें सम्मेलन में उनका चुनाव किया गया, नीता अंबानी को। अगला है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वह है आरती साहा। कौन है? आरती साहा। सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली भारत की पहली महिला आरती साहा हैं। ये भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की भी प्रथम महिला हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग हैं। कौन है? वो है अरुणिमा सिन्हा। कौन है? अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा भारतीय महिला पर्वतारोही की सूची में वर्ष 2013 में एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली अपंग या दिव्यांग महिला है। वर्ष 2015 में उन्हें इसके लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली एशियाई कौन था या थी? तो ये हैं मिहिर सेन। कौन हो जाएंगे? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले एशियाई जो है वो मिहिर सेन है। ये प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने यह रिकॉर्ड 1958 में प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। तो पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? अंशु जमसेपा। कौन? अंशु जमसेपा हो जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश की अंशु जमसेपा 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ने वाली भारत की पहली महिला हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के लिए चुना गया। अंशु जमसेपा ने 2011 में 2 बार और 2013 और 2017 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। अगला क्वेश्चन है, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो हो जाएंगी अंशु जमसेपा। कौन हो जाएंगी? अंशु जमसेपा। इनके बारे में बता ही दिए आपको। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह थी जुंको तेबेई। कौन? जुंको तेबेई एक जापानी पर्वतारोही थी। वह माउंट एवरेस्ट
की शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों की फतह करने वाली प्रथम महिला थी। 20 अक्टूबर 2016 को 77 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। बेचेंद्री पाल जो है यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला और एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही हैं। अगला अरुणा सिन्हा ये माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली विकलांग भारतीय हैं। अब प्रेमलता अग्रवाल जो है 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को छूने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव हासिल है। किनको? प्रेमलता अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन है मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो कौन है? तो वह है एलिजाबेथ ब्लैकवेल। कौन हो जाएंगी? एलिजाबेथ ब्लैकवेल। एलिजाबेथ ब्लैकवेल मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली विश्व की पहली महिला हैं। पहली महिला के रूप में संयुक्त राज्य में मेडिकल डिग्री प्राप्त करने के साथ साथ जनरल मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार बनने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन, पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? तो पहला चॉकलेट बार जो है वो बनाए थे जोसेफ फ्राई एंड सन। किसने? जोसेफ फ्राई एंड सन। पहला चॉकलेट बार जोसेफ फ्राई एंड सन ने बनाया था। चॉकलेट बनाने की सबसे पहली मशीन जो है 1780 में स्पेन के बार्सिलोना में बनी थी। दुनिया के 40% बादामों का उपयोग कर चॉकलेट उत्पादों में होता है। बेल्जियम को चॉकलेट के मामले में धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो बेल्जियम को चॉकलेट के मामले में धरती का स्वर्ग कहा जाता है। अगला है श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो कौन है? तो वह है सिरिमाओ भंडारनाइके। कौन है? सिरिमाओ भंडारनाइके। सिरिमाओ भंडारनाइके श्रीलंका की महान राजनीतिज्ञ और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार 1960 से 65, 1970 से 77 तथा 1994 से 2000 मृत्यु पर्यंत तक कार्य किया। अगला, भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन है? तो वह है धुंधीराज गोविंद फाल्के। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता धुंधीराज गोविंद फाल्के हैं, जिन्हें भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1913 में उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र मुख्य फिल्म सीरीज रिलीज हुई, जिसमें सभी पुरुष कलाकार ने ही अभिनय किया था। धुंधीराज गोविंद फाल्के को दादा साहब फाल्के के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें यह है, भारत में हिंदी थिएटर के पिता किसको कहा जाता है? तो वे हैं दादा साहब फाल्के। किनको? दादा साहब फाल्के को। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो किया गया था रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में। इनके बारे में देख लेते हैं। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था, जिसमें 108 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। इसको पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। अगला टॉपिक है वो है विविध। इसमें है पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? तो वह नाम है मजलिस ए शूरा। क्या नाम है? मजलिस ए शूरा। मजलिस ए शूरा पाकिस्तान की संसद या पाकिस्तान में संघीय स्तर पर सर्वोच्च विधायी संस्था है। संसद के दोनों सदन, निचला सदन जिसे कौमी असेंबली और ऊपरी सदन जिसे सीनेट है, पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 50 के मुताबिक राष्ट्रपति भी मजलिस ए शूरा का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, कॉमिक स्ट्रिप केल्विन और होब्स किसने बनाया था? तो कॉमिक स्ट्रिप केल्विन और होब्स जो है वो बनाए थे विल वाटरसन। कौन? विल वाटरसन। कॉमिक स्ट्रिप केल्विन और होब्स विल वाटरसन ने बनाए थे। 1985 से 95 तक वाटरसन द्वारा समाचार पत्रों के लिए बनाई गई ट्रायनिक स्ट्रिप ने व्यापक लोकप्रियता हासिल की। अगला क्वेश्चन है, ISI का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंट। क्या होता है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंट। ISI का पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी गुप्तचर संस्था है। इसका मुख्यालय जो है इस्लामाबाद में है। इसकी स्थापना 1948 में जनरल रॉबर्ट कैथम ने की थी। अगला क्वेश्चन, मालाबार पाक कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो वह हो जाएगा केरल से। कहाँ से हो जाएगा? केरल से। अगला इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह हो जाएगा, अनोखे स्वाद और अंदाज के लिए जाने जाने वाली मालाबार पाक कला भारत के केरल राज्य से संबंधित है।
स्वतंत्र भारत के पहले डाक टिकट पे कौन से दो शब्द मुद्रित किए गए थे? तो शब्द था जय हिंद। कौन शब्द था? जय हिंद। स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को जारी हुआ था। इस पे भारतीय ध्वज का चित्र और जय हिंद लिखा हुआ था। भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वह था मेथिल आइसोसाइनाइड। कौन सा गैस? मेथिल आइसोसाइनाइड। 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हुआ, जिसमें भोपाल त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो हुई थी 1984 में। कब? 1984 में। चेरनोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष हुई थी? तो हुआ था 1986 में। तो चेरनोबिल 1986 में और भोपाल गैस त्रासदी 1984 में। चेरनोबिल परमाणु आपदा सोवियत संघ में 26 अप्रैल 1986 में हुआ था। यह लागत और हताहत दोनों मामलों में आज तक का सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्र होने के बाद इनमें से कौन सा युद्ध हुआ? स्वतंत्र होने के बाद कौन सा युद्ध हुआ था? वो था गल्फ युद्ध। कौन सा युद्ध? गल्फ युद्ध। भारत की स्वतंत्रता के बाद गल्फ युद्ध हुआ। अमेरिका ने 38 देशों के साथ मिलकर इराक के खिलाफ इस ऑपरेशन की शुरुआत की। यह युद्ध 1990-91 के बीच में लड़ा गया। कब लड़ा गया था? तो 1990-91 के बीच में लड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है? वह है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय IGRMS। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित एक मानव विज्ञान संग्रहालय है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के विशेष संदर्भ में मानव और संस्कृति के विकास के इतिहास को प्रदर्शित करना है। यह भारत का ही नहीं अपितु एशिया में मानव जीवन और संस्कृति को लेकर निर्मित किया गया सबसे विशालतम संग्रहालय है। इसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानव जीवन के कालक्रम को दिखाया गया है। इस संग्रहालय में भारत के विभिन्न राज्यों की जनजातीय संस्कृति की झलक देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन ये है, महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत के युद्ध को देखने के लिए दैवी दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाया था? तो कौन थे? ये थे संजय। कौन थे? संजय। संजय जो है महर्षि व्यास के शिष्य और धृतराष्ट्र के राजसभा में सम्मानित सदस्य थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध के प्रत्येक अंश संजय की वाणी से सुना। अगला है, हेनरी और द डिप्लेस्ड जैसी लघु फिल्मों का उपयोग बाजार के लिए किया गया था। तो किस बाजार के लिए? तो VR प्रौद्योगिकी बाजार के लिए किया गया था। तो हेनरी और द डिप्लेस्ड जैसी लघु फिल्मों का उपयोग VR प्रौद्योगिकी बाजार के लिए किया गया। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार या क्रॉनिकल एक ऐसा व्यक्ति था जो था, क्या था वो? तो वह राजा के वृत्तांत को लिखता था। क्या था? राजा के लिए वृत्तांत लिखता था। आगे देखते हैं, इतिहासकार या क्रॉनिकल एक ऐसे व्यक्ति थे जो राजा के लिए वृत्तांत लिखा करते थे। ठीक। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी? तो कौन वैज्ञानिक थे? तो वो थे जेवियस हल्दाने। कौन थे? जेवियस हल्दाने। इनके देखते हैं तो जॉन वर्डन सैंडरसन हेरल्ड या JBSH इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जो शरीर विज्ञान, आनुवांशिकी, विकासवादी जीव विज्ञान और गणित के अध्ययन के लिए विख्यात थे। उन्होंने सांख्यिकी और जैव विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान दिया। उन्होंने 1957 में भारत की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। अगला, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित करके इसे अब 1956 में आकाशवाणी कर दिया गया। कब? 1956 में। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को आपको पहचानना है। तो हो जाएगा 65वीं वर्षगांठ जो है हीरक जयंती, ये आपका भिन्न हो जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं इसके ऑप्शन में, तो हीरक जयंती का प्रयोग 75वीं जयंती या 75वीं वर्ष के गांठ के लिए किया जाता है। स्वर्ण जयंती जो है ये 50वीं वर्षगांठ के लिए किया जाता है और रजत जो होता है वह 25वीं के लिए किया जाता है।
तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन देख लीजिए, इसमें दिया है कि जो हीरक जयंती और 65वीं वर्षगांठ होती है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये भिन्न हो जाएगा। बाकी जो 85वीं होता है, स्वर्ण जयंती होता है, 40वीं होता है, रूबी जयंती होता है, या 25वीं जो होती है वो रजत जयंती होती है। ठीक है। अगला, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसे भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया वे थे गवांग नामग्याल। कौन थे? तो गवांग नामग्याल थे। गवांग नामग्याल 1594 से 1651 ईस्वी एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु थे। इन्हें भूटान के एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में एकीकृत करने का श्रेय प्राप्त है। इसे भूटानी संस्कृति में इन्हें भूटानी संस्कृति को तिब्बती संस्कृति से विभेद करने के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? तो वह है एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। मोबियस स्ट्रिप एक ऐसी वस्तु है जिसमें केवल एक तल और एक ही कोर होते हैं। ऐसे आकारों का अध्ययन टोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी को गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो उनको नियुक्त किया गया था एलिफेंटन कॉलेज मुंबई। कहाँ पे? एलिफेंटन कॉलेज है मुंबई में। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये गणित और भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में एलिफेंटन कॉलेज मुंबई में नियुक्त हुए थे। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस को एक समानता समाज के लिए सही नहीं माना जाता है? तो वह है बाल विवाह। बाल विवाह को सही नहीं माना जाता है। इसके बारे में देख लेते, समानता समाज के लिए बाल विवाह को सही नहीं माना जाता है। बाल विवाह रोकने के लिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक आयोग की स्थापना की गई। भारत सरकार ने बाल विवाह अधिनियम 2006 लागू किया। अगला इसमें क्वेश्चन है, वह है निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सा मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? तो वह है फील्ड वर्क। कौन सा हो जाएगा? फील्ड वर्क। फील्ड वर्क मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है। यह रिपोर्ट सामाजिक विज्ञान जैसे सामाजिक कार्य, मानव विज्ञान, जीरोंटोलॉजी, आपराधिक न्याय, शिक्षा, कानून, स्वास्थ्य देखभाल, व्यवसाय आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहते हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का मानना है कि प्रत्येक संस्कृति अपनी विश्व दृष्टि की प्रतिनिधित्व के रूप में जानी जाती है। अगला, भूगणित क्या है? तो भूगणित जो है वह है गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। भूगणित जो है भौतिकी और गणित की वह उपयुक्त शाखा है जो मापक और प्रेक्षण के आधार पर पृथ्वी की पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं की सही त्रिविमीय स्थिति को निर्धारण करती है। प्रसिद्ध यात्री जहाज जो टाइटैनिक है किस देश का है? किस देश का है टाइटैनिक? वह है ग्रेट ब्रिटेन का। कहाँ का है? तो ग्रेट ब्रिटेन का है। प्रसिद्ध टाइटैनिक जहाज जो है ग्रेट ब्रिटेन का है। टाइटैनिक जो है दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित यात्री जहाज था। वह साउथम्पटन इंग्लैंड से अपना प्रथम यात्रा 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसे 1517 लोगों की मृत्यु हो गई, जो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम ट्रेन पर अस्पताल अर्थात लाइफ लाइन एक्सप्रेस की प्रथम ट्रेन यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो हुई थी 16 जुलाई 1991 को। कब? 16 जुलाई 1991 को। विश्व की प्रथम ट्रेन पे अस्पताल अर्थात लाइफ लाइन एक्सप्रेस की प्रथम ट्रेन 16 जुलाई 1991 में प्रारंभ हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दूर दराज के इलाकों और दुर्गम इलाकों में मेडिकल सहायता पहुंचाना है। इसे मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह पिछले 23 सालों से कार्य कर रही है, जो इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन और रेलवे के साथ काम कर रही है। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? तो ब्लैक ब्यूटी किसे कहा जाता है? तो मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर। तो क्या मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर को ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है? तो ब्लैक ब्यूटी मार्स से एक कोयले के रंग के पत्थर को कहा जाता है। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ केकड़ा। क्या है?
केकड़ा के कैंसर शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के कार्सिनोस शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ केकड़ा होता है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्राचीन इनकास द्वारा किया गया था? किसका निर्माण तो था माचू पिच्चू। किसको? माचू पिच्चू। माचू पिच्चू का निर्माण प्राचीन इंकास द्वारा किया गया था। माचू पिच्चू को द लास्ट सिटी ऑफ इंकास भी कहा जाता है। माचू पिच्चू पेरू में सबसे ज़्यादा पर्यटकों का आकर्षण है। अगला है तरल लिक्विड कागज़ क्या है? तो तरल लिक्विड कागज जो है शीघ्र सूखने वाला कागज़ के रूप कागज़ के रंग तथा तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो तरल लिक्विड कागज़ जो है शीघ्र सूखने वाला कागज़ के रंग का तरल पदार्थ है जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे सफ़ेदा या वाइटनर भी कहते हैं। 1956 में वैंटे ग्रहम ने आविष्कार किया था। यह एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है जो अब प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लंब रूप पुनर्संरचना उपाय या वर्टिकल रिकंस्ट्रक्टिंग मेथड है? तो कौन सा? तो वह नौकरी संवर्धन। कौन हो जाएगा? नौकरी संवर्धन। नौकरी संवर्धन लंब रूप पुनः संरचना का उपाय है। नौकरी संवर्धन में कर्मचारी की भूमिका मौजूदा कर्मचारी के लिए काम कर रहे शर्तों कर्मचारी मूल्यांकन प्रबंधन भूमिका शामिल होते हैं। यह विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक व्यवसायों को कार्यों को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? सीखी और साझा की गई मान्यताओं का घोतक है। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? तो वह हो जाएगा इसमें संस्कृति। क्या हो जाएगा? संस्कृति। इसके बारे में देख लेते हैं। तो संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र रूप का नाम है जो समाज के सोचने, विचारने और कार्य करने, खाने पीने, बोलने, नृत्य, गायन, साहित्य, कला, वस्तु आदि में परिलक्षित होती है। संस्कृति का वर्तमान रूप से किसी समाज के दीर्घकाल तक अपनाई गई पद्धतियों का परिणाम होता है। पॉलीआर्की जो होता है शब्द रॉबर्ट डाहल द्वारा सरकार के रूप में व्याख्या के लिए प्रयोग किया था, जिसमें क्या होता है ये आपको बताना है। तो यह होता है लोक चुनाव प्रणाली और समूह प्रक्रिया दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो पॉलीआर्की जो होता है शब्द रॉबर्ट डाहल द्वारा सरकार के रूप में व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया गया था, जिसमें लोग चुनावी प्रणाली और चुनावी प्रक्रिया दोनों के माध्यम से कार्य करते हैं। अगला है देशव्यापी अभियान ऑपरेशन इस्माइल से संबंधित है। किससे संबंधित है ऑपरेशन इस्माइल? तो वह लापता बच्चों से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस द्वारा खोए हुए बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन इस्माइल अभियान शुरू किया गया। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विश्व का सबसे बड़ा नामक भाषा पोर्टल परियोजना का शुभारंभ करेगा। तो कौन सा हो जाएगा? वो है भारतवाणी नामक भाषा पोर्टल का शुरू करेगा। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी भारतीय भाषाओं में सामग्री वितरित करने के उद्देश्य के साथ विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग यूजीसी ने भारतवाणी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य मल्टीमीडिया का उपयोग करते हुए भारत के समस्त भाषाओं के बारे में उपलब्ध ज्ञान को एक पोर्टल पर उपलब्ध कराना है। न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी के संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? वह है सफ़ेद और नीला। क्या हो जाएगा? सफ़ेद और नीला। न्यूजीलैंड में सफ़ेद और नीला रंग जो है सुनामी संकेत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। न्यूजीलैंड का पूरा समुद्री तट जो है सुनामी के खतरे में है। अगला है निम्नलिखित 4 जोड़ियों में 3 जोड़ियां किसी न किसी एक प्रकार समान हैं और एक जोड़ी भिन्न है। कौन सी जोड़ी बाकियों से भिन्न है? तो देख लेते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें क्या है देखिए, ये है आपका कोइंस। कोइंस जो होता है वह न्यूमिस्मैटिक से संबंधित होता है। कॉइन्स जो भी होते हैं सिक्के, जिसके सिक्के का संबंध होता है यह न्यूमिस्मैटिक होता है। और स्टाम्प जो होता है यह फिल्मिस्टीन से संबंधित नहीं होता है। इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए सिक्कों और कागजी मुद्राओं के संग्रह को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। तो सिक्कों का जो पहला ऑप्शन था आपका, और वह व्यक्ति जो माचिस की तिल्ली या माचिस बॉक्स आदि को इकट्ठा करता है उसको कहता है
फिल्मिनिस्ट क्या कहलाता है, फिल्मिनिस्ट कहा जाता है। और किताबों को इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को बिब्लियोफिलिस्ट कहा जाता है। क्या कहता है, बिब्लियोफिलिस्ट कहा जाता है। अब पोस्ट कार्ड को संग्रह करने वाले व्यक्ति को डेल्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहता है, डेल्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है। मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों के प्राचीन शैली को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं चित्रलेख या हायरोग्राफिक्स। क्या कहते हैं, हायरोग्लिफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्रलेख या हायरोग्लिफिक्स। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मिस्र के प्रतीक युक्त लेखों की प्राचीन शैली को चित्रलेख या हायरोग्लिफिक्स कहते हैं। चित्रलिपि मिस्र की प्राचीन लेखन प्रणाली है जो मिस्र की प्राचीन लोगों को याद दिलाती है। इसके बाद है किलाकार जो है क्यूनिफॉर्म जिसके होता है। तो मेसोपोटामिया फारस के उर्वरित प्राचीन लेखन प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाला पच्चर आकार के पात्रों को दर्शाते हुए उससे संबंधित है जो मुख्य रूप से मिट्टी की गोलियों पर प्रभावित होते हैं। अगला हित्ती जो है एक प्राचीन लोगों का सदस्य है जिनमें 1700 से 1200 ईस्वी तक एशिया माइनर और सीरिया में शासन किया। जोपोटेक तो दक्षिण मैक्सिको में ओसाका और उसके आसपास रहने वाले एक अमेरिकी भारतीय लोगों का समुदाय है जोपोटेक। अगला, इनमें से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों का ध्यान केंद्रित कर कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो। तो वह है संरचनात्मक व्यवहारिकता। क्या हो जाएगा, संरचनात्मक व्यवहारिकता हो जाएगा। संरचनात्मक व्यवहारिकता की वह सामाजिक सिद्धांत है जो समाज के निर्माण के लिए हमें यह समझने का प्रयास करती है कि कैसे हम विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों का ध्यान केंद्रित करें। अगला है, केंद्र सरकार ने जो का शताब्दी वर्ष चिन्हित करता हुआ एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है वह भारत में प्राणी वन के व्यवस्था को शीर्ष बिंदु है। तो क्या हो जाएगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 250वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के सभी सर्वे से संबंधित कार्यों जैसे मानचित्र बनाना, मानचित्र का पुनः प्रस्तुतिकरण आदि के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य 9/11 के हमलों के बाद अल-कायदा और तालिबान के खिलाफ एक हवाई बमबारी अभियान शुरू किया था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था, तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अस्थायी स्वतंत्रता। क्या था, ऑपरेशन अस्थायी स्वतंत्रता। अगला इसमें देखते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 को हुए आतंकी हमले के बाद अल-कायदा और तालिबान के आतंकी संगठनों को समाप्त करने के लिए हवाई बमबारी अभियान चलाया गया था। इस अभियान को ऑपरेशन अस्थायी स्वतंत्रता नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन, मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है जिसे हाल ही में दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया और जो महिलाओं को किसी भी आपात स्थिति के मामले में पुलिस कंट्रोल रूम और उसके रिश्तेदार को संकट में कॉल करने की अनुमति देता है, तो वह है हिम्मत। क्या है, हिम्मत। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस की पहल पर एक मोबाइल ऐप हिम्मत जारी किया। इस ऐप के डाटाबेस को उपभोक्ता को 2 मित्रों या सगे संबंधियों का नंबर दर्ज कराने के लिए कहा जाएगा। जब कभी SOS कॉल की जाएगी तो एक संदेश अपने आप इन 5 नंबरों पर चला जाएगा। इस तरह केवल पुलिस ही नहीं बल्कि उपभोक्ता के सगे संबंधियों भी उसकी सहायता के लिए घटनास्थल पर पहुंच सकेंगे। इस ऐप में एक बटन भी दिया गया है जिससे 30 सेकंड का ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगला है, पोताला महल का महत्व क्या है, तो पोताला महल जो है वह क्या है, तो वह है दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल जो है वह क्या होता है, पोताला महल होता है। पोताला महल जो तिब्बत की राजधानी लहासा, कहाँ पे, तिब्बत की राजधानी क्या है, लहासा शहर के केंद्र में लाल पहाड़ी पर स्थित है। इसे दलाई लामा के समर पैलेस के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1994 से विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है वह है कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च यानी कोसपार की आधिकारिक पत्रिका का नाम क्या है, तो उससे आधिकारिक पत्रिका का नाम क्या है, तो वह है आपका, इसका आंसर हो जाएगा
अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति। क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अंतरिक्ष शोध समिति या कोषपार की आधिकारिक पत्रिका जो है अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रगति है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ द्वारा अक्टूबर 1981 में स्थापित उस पत्रिका के मुख्य संपादक जो है वो है रिकार्ड हैरिसन। कौन है? रिकार्ड हैरिसन। प्रसार भारती की एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है, क्या आता है उसके अंतर्गत? उसके अंतर्गत आता है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों। ठीक है। प्रसार भारती या ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन व एवं आकाशवाणी है। प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वह है मृणाल पांडे और जो सीईओ हैं वह है जवाहर सरकार। कौन हो जाएंगे? सीईओ जवाहर सरकार। मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थान को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है मस्जिद अल हरम। क्या नाम से जाना जाता है? तो मस्जिद अल हरम के नाम से जाना जाता है। मस्जिद अल हरम इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल को पूरी तरह से घेरने वाली एक मस्जिद है। यह सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित है और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। सीडीएम का पूरा नाम क्या है? तो सीडीएम का पूरा नाम होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्या नाम होता है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म होता है सीडीएम का पूरा नाम। तो सीडीएम का पूरा नाम हो जाएगा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, जो स्वच्छ विकास तंत्र या सीडीएम क्योटो प्रोटोकॉल आईपीसी 2007 के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित किया गया है। ललित कला अकादमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी? तो किसके साथ स्थापित की गई थी? तो वह था चित्रकला, वास्तुकला और प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ललित कला अकादमी जो है स्वतंत्र भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है जो 5 अगस्त 1954 को भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई। यह केंद्रीय संगठन है जो भारत सरकार द्वारा ललित कलाओं के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था, यथा मूर्ति कला, ग्राफ कला, गृह निर्माण कला आदि। अगला टॉपिक क्वेश्चन है इसमें यह है रेलगाड़ी के संबंध में संक्षिप्त RLWL का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। क्या है? रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। देखते हैं RLWL का पूरा नाम जो है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट है। यह जब दो स्टेशनों के बीच ज़्यादा ट्रेन नहीं होती और कोई यात्री टिकट कैंसिल कर देते हैं तो इस स्थिति में दूसरा यात्री पहले आता है, उसे पहली सीट मिल जाती है। अगला है कौन सी कंपनी पोस्ट इन और स्कॉच टेप के विकास के साथ संबंधित है? तो वह हो जाएगा 3M। कौन सा हो जाएगा? 3M कंपनी जो है पोस्ट इट और स्कॉच टेप के विकास से संबंधित कंपनी है। यह कंपनी चिकित्सा उपकरणों से जुड़ा हुआ है। जॉनसन और जॉनसन कंपनी जो है बच्चों के उपयोगी सामान, खेल के सामान आदि का निर्माण करता है। अगला है मॉन्टेसरी शिक्षा के बुनियादी अवधारणा क्या है? तो मॉन्टेसरी का बुनियादी वह है प्रयोग के माध्यम से स्वयं की खोज करना। प्रयोग के माध्यम से स्वयं की खोज करना। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की जन्मदाता इटली निवासी मारिया मॉन्टेसरी हैं। इनके मतानुसार शिक्षा के कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा दी जानी चाहिए और अंत में भाषा शिक्षण पे बल देना चाहिए। इस शिक्षा पद्धति की अवधारणा के अनुसार बालक प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करके सीखता है। अगला चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो ये थे नेकचंद। कौन थे? नेकचंद। तो नेकचंद सैनी चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के शिल्पकार थे। भारत सरकार ने सन 1984 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। 12 जून 2015 को उनकी मृत्यु हो गई और कैंसर से पीड़ित थे। अगला क्वेश्चन बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? तो बांग्लादेश में जो सरकार वह संसदीय लोकतंत्र। कौन है? संसदीय लोकतंत्र। बांग्लादेश में संसदीय लोकतंत्र है, इसे जातीय संसद भी कहते हैं। इस एक सदनीय विधायिका के सदस्यों की कुल संख्या जो है 350, जिसमें 300 जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं जबकि 50 महिलाओं के लिए आरक्षित है। संसद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उस किले का नाम बताइए जिसका निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में बनाया गया था। तो वह न्यू सर्मोस्टीन कैसल। कौन हो जाएगा? न्यू सर्मोस्टीन कैसल। अगर देखते हैं तो न्यू सर्वोस्टीन कैसल
जो है किले का निर्माण विश्व प्रख्यात संगीतकार रिचर्ड वैगनर के सम्मान में बनाया गया था। अगला, अनंत पै द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अमर चित्र कथा। क्या कहता है? अमर चित्र कथा। अनंत पै, जिसे अंकल पै के नाम से भी जाना जाता है, ये भारतीय शिक्षाविद थे। इनके द्वारा शुरू की गई अमर चित्र कथा, जो भारतीय पारंपरिक लोक कथाओं और पौराणिक कहानियों पर आधारित है, भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला है। उसके बाद है जो आपका पीएनआर का पूरा नाम क्या होता है? तो पीएनआर का पूरा नाम होता है यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। क्या हो जाएगा? यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। पीएनआर का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड या यात्रियों के नाम का दस्तावेज होता है। इसका उपयोग रेलवे और एयरलाइंस द्वारा उसके साथ यात्रा करने वाले यात्रियों का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें यात्री की व्यक्तिगत रिकॉर्ड जैसे नाम, पता, फ़ोन नंबर आदि शामिल होता है। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? तो वह एक संग्रहालय के रूप में काम करता है। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक जो है एक संग्रहालय के रूप में काम करता है। वह कलकत्ता में स्थित है। इसे लॉर्ड कर्जन 1905 के कार्यकाल में बनवाया गया था। +91 किस राष्ट्र की कंट्री का कॉलिंग कोड है? तो वह है भारत का। कहाँ का हो जाएगा? भारत का। +91 जो कंट्री कोड है वो भारत का है। अब +1 जो है वह कनाडा का है। अब +86 जो है वह चीन की कॉलिंग कोड है। अगला है कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस जो है वह एक चीनी दार्शनिक था। क्या था? चीनी दार्शनिक। कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक थे। इनके अनुसार भलाई मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। यह गुण ईश्वर से प्राप्त हुआ है, अतः इस स्वभाव के अनुसार कार्य करना ईश्वर की इच्छा का आदर करना है। इसके अनुसार कार्य न करना ईश्वर का अपमान है। अगला क्वेश्चन है वह है किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की? तो किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की? तो वह है फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन के लिबर्टी द्वीप पे स्थित है। इसे 4 जुलाई 1976 को अमेरिका की स्वतंत्रता की स्मृति में अमेरिकियों के लिए फ्रांसीसियों में उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है शुरुआती रॉक संगीत या रिकॉर्ड प्रमोट करने वाले मेफिन्स संगीत निर्माता हैं वो कौन है? वह है सैम फिलिप्स। कौन है? सैम फिलिप्स। इनके बाद शुरुआती रॉक संगीत को रिकॉर्ड और प्रमोट करने वाले मोफिन्स संगीत निर्माता सैम फिलिप्स हैं। सैम फिलिप्स एक अमेरिकी गायक और गीतकार हैं जिनकी शैलियाँ जो हैं वह वैकल्पिक रॉक और पॉप संगीत हैं। दुनिया की पहली रोबोट इसकी प्रतियोगिता किस देश में आयोजित किया गया है? तो वह है दक्षिण कोरिया में। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में। दुनिया की पहली रोबोट इसकी प्रतियोगिता वर्ष 2018 की दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी, जिसमें स्वचालित ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ स्थानीय विश्वविद्यालय और टेक कंपनियों की 8 टीमों ने भाग लिया। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और विचारक कौन हैं? तो वह हैं श्री श्री रविशंकर। कौन हो जाएंगे? श्री श्री रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग एक गैर सरकारी संगठन है जो मानवीय परियोजनाओं में कार्यरत है। इसके प्रस्तावक एवं प्रचारक श्री श्री रविशंकर हैं। 1981 में श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित आर्ट ऑफ लिविंग विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं में से एक है। अगला है किसने कहा धैर्य आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता है, यह केवल मांसपेशियों के निर्माण की तरह है, हर दिन आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। वह एकनाथ ईश्वरन ने कहा था। किसने कहा था? एकनाथ ईश्वरन ने। एकनाथ ईश्वरन ने कहा कि धैर्य जो है आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता, यह केवल मांसपेशियों के निर्माण की तरह है, हर दिन आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। एकनाथ ईश्वरन जो है भारत में जन्मे आध्यात्मिक गुरु, लेखक और अनुवादक थे। उसके बाद है दाल बाटी चूरमा व्यंजनों के सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है। तो कहाँ का है यह? तो यह मेनली राजस्थानी है। कैसा है? तो राजस्थानी व्यंजनों में प्रसिद्ध है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो दाल चावल चूरमा एक प्रसिद्ध राजस्थानी व्यंजक है। बाटी गेहूं के आटे से बनाई जाती है। चूरमा जो है मीठे आटे का मिश्रण होता है। यह धार्मिक अवसरों, विवाह समारोह और राजस्थान में जन्मदिन पार्टियों में बनाई जाती है। अगला भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिकरण फैसही किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है? वह है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
भारतीय वो खाद्य सुरक्षा मानक अधिकरण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया गया है। इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना है। निम्नलिखित वाक्य किसने कहा था कि नाम में क्या रखा है, यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से बुलाएंगे तो वह भी सुगंध ही देगा। तो ये कहे थे विलियम शेक्सपियर। कौन कहे थे? विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर 26 अप्रैल 1964 से 23 अप्रैल 1916 अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध कवि नाटककार थे। उन्होंने कहा था नाम में क्या रखा है, यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएं तो वो सुगंध ही देगा। इस वाक्य को शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक रोमियो और जूलियट से लिया गया। इसके द्वारा लिखे गए मुख्य नाटक जो है हैमलेट है, ओलोंथो है, किंग लियर आदि हैं। अगला कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या को नियंत्रित करता है? तो वह है पर्यावरण मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? पर्यावरण हो जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय गौ हत्या को नियंत्रित करता है। 1980 में पर्यावरण विभाग को पर्यावरण मंत्रालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 2014 में इसका नाम परिवर्तित करके वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय ने 2017 में द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1961 में संशोधित किया गया है, जिसका मकसद जो है मवेशी बाजार में जानवरों की खरीद बिक्री को रेगुलेट करने के साथ साथ मवेशियों के खिलाफ क्रूरता को रोकना है। अगला है वेटिकन के भव्य समारोह में पोप फ्रांसिस द्वारा 4 सितंबर 2016 को संत की उपाधि दी गई। वो कौन है? तो वह है मदर टेरेसा। कौन हो जाएंगे? मदर टेरेसा। इनके बारे में देख लेते हैं। तो मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी। उन्होंने 1948 ईस्वी में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता हासिल की। कब? 1948 में। और 1948 से ही वे आजीवन गरीबों, बीमार, असहायों की सेवा में लगी रहीं और इस अतुलनीय कार्य के लिए भारत सरकार ने 1980 में भारत का प्रथम नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। वेटिकन के एक भव्य समारोह में पोप फ्रांसिस द्वारा 4 सितंबर 2016 में मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी गई। अगला है ह्यूमनिटी हॉस्पिटल को किसने स्थापित किया था, जिसमें अपने पूरे जीवन में सब्जी विक्रेता, घरेलू मददगार और मजदूर के रूप में काम किया। तो ये थे सुभाषिनी मिस्त्री। कौन थे हो जाएंगे? सुभाषिनी मिस्त्री हो जाएंगे। तो ह्यूमनिटी हॉस्पिटल को सुभाषिनी मिस्त्री ने 1996 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के हंसपुर गांव में स्थापित किया था। सुभाषिनी मिस्त्री को सामाजिक क्षेत्र में अच्छे कार्यों के लिए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से पद्मश्री 2018 से सम्मानित किया गया। अगला श्रीखंड एक भारतीय मिठाई है जो पानी निकाले हुए दही से बनता है और व्यंजक में मुख्य मिठाई में एक है। तो वह है महाराष्ट्रियन। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्रियन व्यंजन है। इसके बाद हम देख लेते हैं। तो श्रीखंड एक भारतीय मिठाई जिसे पानी निकालने हेतु दही और चीनी से बनाया जाता है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में लोकप्रिय है। अगला किस अवधि को भारतीय थिएटर के लिए पुनर्जागरण की अवधि के रूप में जाना जाता है? वह है 1765 से 1775 हो जाएगा। भारतीय थिएटर के पुनर्जागरण के लिए 1765 से 1775 की अवधि को माना जाता है। 17वीं शताब्दी के काल को भारतीय थिएटर रंगमंच का परंपरागत काल माना जाता है तथा इस काल में लिखित पटकथा का प्रयोग न करके मौखिक अभिनय प्रस्तुत किया जाता था, जबकि 18वीं शताब्दी से अब तक को भारतीय थिएटर का आधुनिक काल माना जाता है, जिसमें लिखित पटकथा के साथ साथ दर्शक नाटक अभिनय को एक तस्वीर रूपी रंगमंच से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खांडवी जो है भारत के किस राज्य का पकवान है? तो खांडवी जो है यह है गुजरात राज्य का। कहाँ पे है? गुजरात राज्य। गुजरात के मुख्य पकवान जो देखेंगे वह खांडवी हो जाएगा, ढोकला हो जाएगा, फाफड़ा हो जाएगा, आदि हो जाएगा। ढोकला जो है वह भारत किस राज्य का व्यंजक है? तो हो जाएगा गुजरात का। कहाँ का हो जाएगा? गुजरात का। विश्व में सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ स्थित है? तो वह है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर हिक्किम लाहौर स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लगभग 1,56,000 शाखाओं के साथ भारत में विश्व का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो वह है खुफू पिरामिड। कौन सा हो जाएगा? खुफू। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड जो है खुफू पिरामिड है। इसे गीजा के पिरामिड के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई जो है 481 फीट या 146 मीटर है। भारत का सबसे बड़ा डाकघर
किस शहर में स्थित है? तो वह है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा डाकघर जो है सामान्य डाकघर मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1794 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में किया गया था। जबकि भारत का सर्वप्रथम डाक व्यवस्था जो है अंग्रेजों के शासन काल में लॉर्ड क्लाइव द्वारा सन 1766 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद सन 1774 में ब्रिटिश काल में वारेन हेस्टिंग द्वारा कोलकाता में पहला डाकघर स्थापित किया गया था। समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक कौन है? तो वह हैं राहुल शिवशंकर। कौन है? राहुल शिवशंकर। समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक जो हैं वो राहुल शिवशंकर हैं। टाइम्स नाउ एक अंग्रेजी समाचार चैनल है जो मुंबई में स्थित है। इसका प्रसारण भारत, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। यह साइट जो है www.timesnownews.com है। रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रॉयटर्स जो है यह है आपका यूके में। कहाँ पे है? यूके में है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूके में क्या है? रॉयटर्स हो जाएगा, और यूएसए में हो जाएगा यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा आप AAP हो जाएगा, और इंडिया में हो जाएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI कहते हैं। समाचार भारती है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया हो जाएगा, और यूनिवार्ता। अगला 1928 की फिल्म देवदास के निर्देशक थे। कौन थे? तो ये थे नरेश मित्रा। कौन थे? नरेश मित्रा। देखते हैं तो 1928 में 28 ईस्वी में बनी फिल्म देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर आधारित है। यह एक मुख्य फिल्म थी जिसका निर्देशन नरेश मित्रा ने किया था। इस फिल्म की शूटिंग ब्रिटिश भारत के कलकत्ता में हुई थी। किस भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका नाम था बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। क्या नाम था? बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम जो है बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। इनका जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में हुआ था। यह फिल्म इनकी मुख्य फिल्म है प्यासा, कागज़ के फूल, साहिब, बीबी और गुलाब आदि है। पाकिस्तानी फिल्म उद्योग के रूप में जाना जाता है। तो किन्हें जाना जाता है? तो लॉलीवुड को पाकिस्तानी फिल्म उद्योग के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तानी फिल्म उद्योग जो लाहौर में स्थित है इसे लॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। भारत को बॉलीवुड के नाम बॉलीवुड मुंबई में है। अब भारत का डेट्रॉयट जो है पीथमपुर को, तथा भारत का पेरिस जो है और जयपुर शहर को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी हल्की ऊन जो शाहतूश है ऊन है, इनमें से किससे प्राप्त की जाती है? तो वह तिब्बती मृग से प्राप्त की जाती है। किससे? तिब्बती मृग से। विश्व की सबसे हल्की ऊन शाहतूत ऊन जो है हिमालय के जंगलों में 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर रहने वाले दुर्लभ तिब्बती मृग से प्राप्त की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी MOIC के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए। ग्रीन हाउस गैस CHG उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर 6 सितंबर 2018 को हस्ताक्षर किए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है जो फ्रांस और जर्मनी के सरकारों द्वारा समर्थित है। इसे 2015 में COP 2021 में लॉन्च किया गया। MOIC कार्यक्रम का उद्देश्य जो है 3 पायलट शहरों नागपुर, कोच्चि और अहमदाबाद में शहरी परिवहन से संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने में समर्थन देना और राष्ट्रीय स्तर पर सतत परिवहन नीति में सुधार करने के लिए भारत को मदद देना है। अगला क्वेश्चन है, लिंकनशायर में विश्व की सबसे लंबी अंतर समुद्री पावर केबल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसे ब्रिटेन और के बीच नवीनीकरण ऊर्जा साझा करने के लिए दोनों देशों के बीच बिछाया जा रहा है। तो ब्रिटेन और किसके बीच में हो जाएगा? तो वह है डेनमार्क। ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच में लिंकनशायर जो है विश्व की सबसे बड़ी अंतर समुद्री पावर केबल लाइन बिछाई जा रही है, जो ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच है। नवीनीकरण ऊर्जा साझा करेगी। इसकी क्षमता जो है 1400 मेगावाट है। इसे वाइकिंग लिंक प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई जो 765 किलोमीटर है, जिसे 775 मील भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि यह प्रोजेक्ट इंग्लैंड के नेशनल ग्रिड और डेनमार्क के एनर्जीनेट का एक साझा प्रयास है। अगला, सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवनशैली के पतन से संबंधित है? वह है जल सागर। कौन सा हो जाएगा? जल सागर।
अगला जल सागर जो सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म है जो कि अभिजात जमींदारी शैली के पतन से संबंधित है। इसे 1985 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मृत्यु से कुछ समय पहले इसे भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पाथेर पंचाली, अपूर संसार, चारुलता इनकी अन्य प्रसिद्ध फिल्में हैं। अगला है भारत की पहली संश्लेषित दवा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विकसित की गई। तो वह दवा कौन सा? तो वह मेथाक्वालोन है। क्या है? मेथाक्वालोन है। भारत की पहली संश्लेषित दवा मेथाक्वालोन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई थी। मेथाक्वालोन एक शामक और कृत्रिम निद्रावस्था की दवा है। अगला, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो वह था 1923 में। कब? 1923 में। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 में मुंबई रेडियो क्लब से प्रसारित किया गया। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत जो है 1920 के दशक में हुई थी। 1930 में सरकार ने इन ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया था। 1957 से इसे आकाशवाणी के नाम से भी पुकारा जाने लगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं है? तो वह है उचित वर्षा जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। उचित वर्षा या नियमित वर्षा जो है यह ग्लोबल वार्मिंग के कारणों के अंतर्गत नहीं आता है। ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य वैश्विक तापमान में वृद्धि से पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। पृथ्वी के तापमान वृद्धि से मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। बारिशों के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र की जल स्तर में वृद्धि हो जाएगा। अगला है भारत सरकार कौन सा कार्यालय नाभिकीय ऊर्जा का अधिशासी विभाग है? तो वह है प्रधानमंत्री का कार्यालय। प्रधानमंत्री का कार्यालय जो है नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है। भारत सरकार का प्रधानमंत्री कार्यालय जो है परमाणु ऊर्जा का अधिशासी विभाग है। परमाणु ऊर्जा विभाग पवई के स्थापना जो है राष्ट्रपति के आदेश से प्रधानमंत्री के सीधे प्रभार के तहत दिनांक 3 अगस्त 1954 को की गई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग संकल्पना, प्रौद्योगिकी, आर्थिक संपदा और सृजन और अपने नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता का जीवन स्तर उपलब्ध कराने के माध्यम से भारत को और शक्ति संपन्न बनाना है। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? वह है कोच्चि। कौन सा शहर है? कोच्चि। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो यह द क्वीन ऑफ अरेबियन सी हो जाएगा। यह कोच्चि का है, तो इसे अरब की रानी भी कहते हैं। 7 टापुओं का शहर जो है मुंबई है। कोट्टायम की दादी है मलयाला है। कौन सा? मलयाला। भारत का जो पेरिस है वो हो जाएगा जयपुर। पहाड़ों की नगरी जो हो जाएगी वह है डूंगरपुर राजस्थान। और भारत का डेट्रायड जो है वह है पीथमपुर। क्या हो जाएगा? पीथमपुर। चैसू जो है किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो चैसू जो है वह उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही पूर्ण रूप है? तो वह है द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर अनसाइंड नेम एंड नंबर्स हो जाएगा। ICANN का पूर्ण रूप जो हो जाएगा द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर अनसाइंड नेम एंड नंबर्स है। यह एक गैर लाभकारी निजी संगठन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित है? तो वह है पंथेर पंचाली। कौन सा है? पंथेर पंचाली। पाथेर पंचाली बंगाली सिनेमा की वर्ष 1955 में बनी एक नाट्य फिल्म है। इसके निर्देशक सत्यजीत रे ने किया था। यह फिल्म विभूति जो है भूषण बंदोपाध्याय के बंगाली उपन्यास पाथेर पंचाली पर आधारित है। अगला, यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो नाम है वह है ब्रेगिस्ट। क्या नाम है? ब्रेगिस्ट। उसके बाद देखते हैं, तो यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन से बाहर निकलने की घटना को ब्रेगिस्ट या ब्रिटेन प्लस एग्जिट कहते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा? ब्रेगिस्ट कहा जाता है। जनवरी 2020 के अंत में ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर 28 सदस्यों यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया और इस प्रकार यूरोपियन संघ से अलग होने वाला पहला ब्रिटेन देश बन गया। अगला है, चश्मा 3 जो है नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह है पाकिस्तान में। तो चश्मा 3 नाभिकीय शक्ति संयंत्र जो है पाकिस्तान में स्थित है। चश्मा 3 परमाणु संयंत्र को पाकिस्तान ने चीन की मदद से सन 2016 में शुरू किया है। इसकी क्षमता 340 मेगावाट है। चश्मा 1 का निर्माण 1972 में कनाडा के सहयोग से हुआ और पाकिस्तान ने परमाणु हमला करने में सक्षम शाहीन मिसाइल जो है 900 किलोमीटर की मारक क्षमता का
परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है CSIR का पूर्ण रूप क्या है। तो CSI का पूर्ण रूप जो है वह है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। इसे हिंदी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। इसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करता है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। डेनमार्क संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क संसद का नाम है वह है फोल्केटिंग। क्या नाम है? फोल्केटिंग। फोल्केटिंग जो है डेनमार्क संसद का नाम है। पार्लियामेंट जो भारत, ब्रिटेन, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका का नाम है। नॉर्वे का जो संसद का नाम वह है स्टार्टिंगेट। क्या नाम है? स्टार्टिंगेट। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम है संघीय संसद और जापान का संसद का नाम है द नेशनल डायट। क्या नाम है? द नेशनल डायट। अगला क्वेश्चन है जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो जापान की संसद को कहते हैं द नेशनल डायट। क्या कहते हैं? द नेशनल डायट ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताज महल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। तो ये कौन थे? तो ये थे जमशेदजी टाटा। कौन थे? जमशेदजी टाटा। मुंबई स्थित ताज महल पैलेस है होटल एक 5 सितारा होटल है जिसका निर्माण जमशेदजी टाटा ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों में करवाया था। ताजमहल होटल की नींव 1889 में रखी गई थी जो दिसंबर 1903 में बनकर तैयार हुई और इसका निर्माण जो है सोराबजी कंस्ट्रक्शन ने किया था। उल्लेखनीय है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस होटल को 600 बेडों वाले अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला है सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलाने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे का किस नाम से जाना जाता है? तो नाम था दी बॉम्बे प्लान। क्या नाम था? दी बॉम्बे प्लान। भारत के 8 प्रमुख पूंजीपतियों द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। यह वर्ष 1944 से 45 में प्रकाशित हुई थी। इन 8 पूंजीपतियों में शामिल थे उसमें थे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, JRD टाटा, JD बिरला, लाला श्री राम हो जाएंगे, कस्तूरी भाई लाल भाई हो जाएंगे, AD श्राफ हो जाएंगे, अर्देशन दलाल एवं जान मथाई हो जाएंगे। इस योजना के प्रमुख विषय जो थे वह थे कृषि पुनर्संरचना हो जाएगा, अनिवार्य उपभोग और वस्तु उद्योगों का उपभोग विकास हो जाएगा। अब 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय जो है 65 से बढ़कर 130 करना है। अगला क्वेश्चन है शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट किसने गढ़ा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है जॉन मैकार्थी ने गढ़ा। किसने गढ़ा? जॉन मैकार्थी ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को जॉन मैकार्थी ने दिया था। जॉन मैकार्थी ने इसे विज्ञान और इंजीनियरिंग की बुनियाद मशीन बनाने के लिए परिभाषित किया। कृत्रिम बुद्धिमानों और अन्य जीव जंतुओं में प्रदर्शित प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत मशीनों द्वारा प्रदर्शित है। मेकिंग इंडिया के प्रतीक में बने शेर को दर्शाया गया किसमें? तो है चक्र दंतों में। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मेकिंग इंडिया जो है प्रतीक है जो मेकिंग शेर के चक्र दंतों से बनाया गया है। यह चक्र जो है औद्योगिक प्रकृति का प्रतीक है। मेकिंग इंडिया में कच्चे माल को लेकर श्रम बल तथा भारतीय होगा और तथा मेक इन इंडिया के अंतर्गत विदेशी कंपनी प्रोडक्ट के लिए भारत के संसाधनों का प्रयोग करेगी। मेकिंग इंडिया प्रोजेक्ट जो है भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और देश की इकोनॉमी के संवर्धन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी समिति जो है कृषि नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित थी? तो हो जाएगी भानु प्रताप सिंह समिति। कौन सी हो जाएगी? भानु प्रताप सिंह समिति। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भानु प्रताप सिंह समिति जो है कृषि नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित है जिसका गठन 12 अगस्त 1991 में किया गया था। कब किया गया? तो 12 अगस्त 1991 को किया गया था। वह 1992 में गठित यशपाल समिति छात्रों पे पढ़ाई के दौरान पढ़ने वाले बोझ को कम करने से संबंधित थी। राममूर्ति समिति का गठन 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 में परिवर्तित परिस्थितियों के विषय में पुनर्निरीक्षित करने के लिए किया गया था। अगला है वैंडीकूट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो वह है एक जल निकास और संरक्षक रोबोट। क्या हो जाएगा? एक जल निकास और संरक्षक रोबोट हो जाएगा। बैंडीकूट केरल में स्थित एक स्टार्टअप है। जेनरोबोटिक इनोवेशन द्वारा विकसित एक ड्रेनेज सफाई रोबोट है जिसके द्वारा कई राज्यों में सीवर मेन होल्स की सफाई करने में मदद ली जाती है। अगला है अर्थ आवर जो है प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 2007 में। कब हुआ था? अर्थ आवर जो है 2007 में
अर्थ और प्रोग्राम 2007 में विश्व वन्य जीव कोष की पहली बार सिडनी ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पहल जिसके तहत लोगों द्वारा सरकारी कार्यालयों, आवासों और शहरी केंद्रों पर पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक के रूप में घंटे भर स्थानीय समयानुसार रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक विद्युत उपकरण बंद कर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है IRDAI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो IRDAI का पूर्ण रूप जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसके बारे में और देखते हैं तो यह बीमा क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है जो भारत में बीमा क्षेत्र की देखरेख करता है। इसका मुख्य कार्य जो है पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करना और बीमा उद्योग को नियंत्रित करना। IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वह हैं सुभाष चंद्र खूटिया। कौन है? सुभाष चंद्र खूटिया। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 से उच्चतम न्यायालय द्वारा किस कीटनाशक के निर्माण, बिक्री और उपयोग पे प्रतिबंध लगाया गया है जो मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण को भी हानिकारक प्रभाव डालता है? तो वह है एंडोसल्फान। क्या है? एंडोसल्फान। क्या है? एंडोसल्फान। तो उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2011 में एंडोसल्फान कीटनाशक के निर्माण, बिक्री और उपयोग पे प्रतिबंध लगा दिया था। इसका उत्पादन सरकारी कंपनी इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड और कोरोमंडल एग्रीको लिमिटेड करती थी। इसका प्रयोग 1940-1960 के दौरान कीटनाशक के रूप में कृषि और मच्छर नियंत्रण हेतु किया जाता था। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? यदि आप रोते हैं तो सूर्य आपके जीवन में बाहर निकल जाएगा, तो आपके आंसू आपके आसमान के सितारों को देखने से रोक देंगे। तो कहे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। यदि आप इसलिए रोते हैं कि सूर्य आपके जीवन से बाहर निकल गया, तो आपके आंसू आपके आसमान के सितारों को देखने के लिए रोक देंगे। यह कथन जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। नोट जो है रविंद्रनाथ टैगोर भारत के ही नहीं अपितु एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए? तो वह था 5। कितने? 5। 11 से 13 मई 1958 को राजस्थान में भारतीय सेना के पोखरण परमाणु रेंज में 5 परमाणु परीक्षण किए गए। इन परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्तिकूट नाम दिया गया। इस ऑपरेशन को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO प्रमुख APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसने अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली GNH की घोषणा की। तो वह देश है, वह हो जाएगा भूटान। कौन सा हो जाएगा? भूटान। अगला इसमें बारे में देख लेते हैं। तो भूटान ने अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानक के तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स की घोषणा की। GNH शब्द पहली बार 1972 में भूटान के राजा जिंगमे सिंगे वांगचुंग द्वारा किया गया था, जिसे GNH के 4 स्तंभ सुशासन, सतत विकास, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन तथा पर्यावरण संरक्षण से है। अगला क्वेश्चन है आधार एक 12 अंकी विशिष्ट संख्या है जिसे द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वह है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UADI भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना आधार जो है अधिनियम 2016 के अंतर्गत 12 जुलाई 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य जो है भारत के सभी निवासियों के लिए आधार नामक 12 अंकी एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करना है ताकि दोहरी और फर्जी पहचान समाप्ति की जा सके। अगला है मेगालोपिसिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है महान शहर से। इसे 1957 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो कौन सा था? तो ये हो जाएगा जीन गॉटमैन के द्वारा लोकप्रिय बना। किसके द्वारा? तो जीन गॉटमैन के द्वारा। देखते हैं उसके बाद देखते हैं इसके बारे में। तो
मेगालोपोलिस है। मेगालोपोलिस है शब्द का अर्थ जो था महान शहर, और इसका प्रयोग जीन गाटमैन ने 1957 में किया था। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता गाटमैन के अनुसार एक बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें शस्त्र गरोह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र का समूह होता है। इसे विश्व नगरी का सर्वोत्तम उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहाँ उत्तर में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक नगरीय भूदृश्य दिखाई देता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत जो है एक स्टीवेंस ने डिजाइन की थी? तो ये कौन सा इमारत है? तो वह है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसे पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस भी कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस को ब्रिटिश SW स्टीवेंस ने डिजाइन किया था। यह नव गोथिक शैली से निर्मित है। यह इमारत जो है 2.85 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इसे 2004 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप इन अलंकरणों से मुक्त न कर लें और इसे भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दें। यह पंक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के दौरान किसने कही थी? तो किसने कही थी? तो महात्मा गांधी ने कही थी। कौन? महात्मा गांधी। आगे देखते हैं दोस्तों, तो भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इस अलंकरणों से मुक्ति न कर लें और इन्हें भारत के पहले अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दें। ये कथन जो है महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान 4 फरवरी 1916 को कहा था। BHU की स्थापना जो है 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। दरभंगा के राजा रामेश्वर सिंह ने विश्वविद्यालय की स्थापना में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था दान देकर की। BHU का आदर्श वाक्य जो है वह है विद्यामृतम श्रुते है। क्या है? तो विद्या अमृतम श्रुते है, जिसका अर्थ होता है विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। अगला है, अजैव निम्नीकरण अवशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है? तो वह है नीला रंग। कैसा हो जाएगा? नीला रंग। अजैव निम्नीकरण अवशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग जो है कोड जो होता है वो नीला रंग का होता है, जबकि जैविक निम्नीकरण अवशिष्ट रखने के लिए हरे रंग का कूड़ेदान होता है। ठीक है, तो अजैव के लिए क्या हो जाएगा? नीला कोड हो जाएगा, और जैविक के लिए हो जाएगा वह हरा कोड हो जाएगा, हरा रंग का कोड हो जाएगा। पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संबंध में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं हो जाएगा? 3 माइल्स आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो, ये आपका सही नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट जो है चेर्नोबिल यूक्रेन में हुआ था, 1986 में हुआ था। इटालियन ड्राई ऑक्सीजन क्राइसिस जो है ये सेवोसो इटली में हुआ था 1976 में। और यूनियन कार्बाइड गैस लीक जो भोपाल भारत में हुआ था 1984 में। 3 माइल्स आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर जो हुआ था ये हुआ था पेनसिल्वेनिया में। कहाँ पे? तो पेनसिल्वेनिया USA में हुआ था 1979 में। कब हुआ था? 1979 में। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया किंतु अपनी मातृभाषा के लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया? तो वह है माधवी कुट्टी। कौन है? माधवी कुट्टी। कमला सुरैया जो कमला दास के नाम से जानी जाती हैं। कमला दास की अंग्रेजी और मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवित्री थी। इनकी मातृभाषा जो मलयालम में लेखन माधवी कुट्टी के नाम से करती थी। उनकी अंग्रेजी भाषा में भी रचना की है। इन्होंने वर्ष 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो वह है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी जो इंडिया का है। क्या है? भारत जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो भारत में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, जो कि भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के तट नर्मदा नदी के साधु बेट नामक टापू पर स्थित है। इसे राम सुतार नामक व्यक्ति ने अभिकल्पित किया। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा जो है चीन में स्थित है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा है, जिनकी ऊंचाई जो है 153 मीटर है। उसके बाद है वीवीपैट एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग भारतीय चुनावों में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों का मत सही तरीके से डाला गया है
वीवीपैट का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका पूर्ण रूप जो है वो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो वीवीपीएटी का पूर्ण रूप वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल है, जिसका उपयोग ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मतदाता अपने मतदान का प्रतिक्रिया देने या सत्यापित करने के लिए किया जाता है। पहली बार भारत में नागालैंड के 2013 के विधानसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी को सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो वह है आईआईटी खड़गपुर। कौन सा जगह? आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, भारत के सर्वोच्च इंजीनियरिंग संस्थान है। नलिनी रंजन सरकार की अध्यक्षता में गठित सरकार समिति ने भारत भर में ऐसे उच्च संस्थान को खोलने की सिफारिश की, जिसका उद्देश्य में जिसको ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में खड़गपुर में 1951 में प्रथम आईआईटी संस्था खोला गया। इन आईआईटी संस्थानों की स्थापना काल जो जिसे क्रमशः जो आईआईटी बॉम्बे है या मुंबई कहते हैं, यह 1958 में, कानपुर 1959 में, आईआईटी दिल्ली जो है 1961 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुमशुदा और बेसहारा बच्चों का पता लगाने के लिए इनमें से उनके परिवारों के साथ फिर से मिलने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो वह कार्यक्रम था ऑपरेशन मुस्कान। कौन हो जाएगा? ऑपरेशन मुस्कान। गृह मंत्रालय ने गुमशुदा और बेसहारा बच्चों का पता लगाने के लिए उनके परिवारजनों के साथ दोबारा मिलने के लिए ऑपरेशन मुस्कान नामक कार्यक्रम की प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो वह है हल्दी। कौन सा मसाला है? हल्दी है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अमेरिकी पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस पीटीओ ने मार्च 1995 में मिसिसिपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चर सुमन दास और हरियर कोहली को हल्दी के एंटीसेप्टिक गुणों के लिए पेटेंट दे दिया था। इस अमेरिकी पेटेंट को भारत सरकार ने चुनौती दी और भारत की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने मुकदमा लड़ा। भारत ने दावा किया कि हल्दी के एंटीसेप्टिक गुण भारत के पारंपरिक ज्ञान में आते हैं और इनका जिक्र तो भारत के आयुर्वेदिक ग्रंथों में हुआ। इसके पश्चात पीटीओ ने सन 1997 में दोनों रिसर्च का पेटेंट रद्द कर दिया। अगला क्वेश्चन है, 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि जिसे एक सामान्य लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है, तो क्या है? वह है भारती। भारतीय लिपि जो भारतीय भाषाओं की एक एकीकृत लिपि है, जिसमें 8 भारतीय लिपियों का समावेश है, जैसे कि देवनागरी है, बंगाली है, गुरुमुखी है, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और द्रविड़ आदि शामिल है। इसमें अंग्रेजी और उर्दू को अभी तक शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उर्दू और अंग्रेजी वर्णमाला प्रतिलिपियों में एक बहुत अलग ध्यानात्मक संगठन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। तो की गई थी 1948 में। कब की गई थी? 1948 में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत 3 अगस्त 1948 को की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह विभाग नाभिकीय विद्युत प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग और मूलभूत अनुसंधान में संलग्न है। वर्तमान में श्री के व्यास परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी, कौन थी ये? तो ये हो जाएगा आपका किसान कन्या। कौन सा हो जाएगा? किसान कन्या। तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या थी, जिसका निर्देशन आर्देशर ईरानी ने किया था। यह 1937 में प्रदर्शित की गई थी। भारत की प्रथम मूक फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र है, तथा प्रथम बोलती फिल्म जो है वह आरम आला है। कौन सा है? आलम आरा है। अगला है, दुनिया का पहला आधिकारिक एयर मेल फरवरी 1911 से भेजा गया था। कहाँ से कहाँ तक भेजा गया था? तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में। तो दुनिया का पहला आधिकारिक एयर मेल फरवरी 1911 में इलाहाबाद से नैनी भेजा गया था। 18 फरवरी 1911 को फ्रेंच पायलट हेनरी पैकेट ने 8500 कार्ड और लेटर की एक बोरी को 2 सीटर प्लेन में रखकर इलाहाबाद से नैनी के लिए पहली उड़ान भरी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है? तो है मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है। भारत के प्रमुख कार्यक्रमों में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आदि हैं। अगला है, NCSM सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। क्या हो जाएगा? नेशनल
नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। NCSM जो है इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वशासित संगठन है। इसका गठन जो 4 अप्रैल 1978 को किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, जिसका मूल उद्देश्य विज्ञान का संचार है। वर्तमान में इसके महानिदेशक जो हैं वह हैं AD चौधरी। कौन है? AD चौधरी हो जाएंगे। उसके बाद है MPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो MPEG का पूर्ण रूप होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। क्या हो जाएगा? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा। तो MPEG का पूर्ण रूप जो होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जिसका हिंदी में अर्थ होता है स्थानांतरण चित्र विशेषज्ञ समूह। MPEG विशेषज्ञों का एक कार्य समूह है, जिसका गठन अंतर्राष्ट्रीय मानकी ISO और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कमीशन द्वारा किया गया था, जो ऑडियो और वीडियो संपीड़न और प्रसारण के लिए मानक निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, वह है जून 2018 में एक गुफा में 12 लड़के फंस गए थे। उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन या अभियान चलाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना बन गई थी। यह घटना किस देश में हुई थी? तो हुई थी थाईलैंड में। कहाँ पे? थाईलैंड में। 23 जून 2018 में टैमलुंग गुफा चियांग राय उत्तरी थाईलैंड में 13 लड़के जो है फुटबॉल खिलाड़ी थे और उनके कोच फंस गए थे। उनके बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना बन गई थी और यह घटना थाईलैंड में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन या सैन्य छावनी शहर है? तो वह शहर है आपका जालंधर। कौन सा हो जाएगा? जालंधर। छावनी या गैरिसन जो होता है भारत सेना के उस जगह को कहते हैं जहां सेना की एक टुकड़ी लंबे समय तक रहती है और इसे अस्थायी मिलिट्री सेना भी कहा जाता है। छावनियों की 4 श्रेणियां हैं जो छावनी के अंदर रहने वाली आबादी के आकार पर निर्भर करती हैं। भारत के कुल 62 छावनियाँ। दिए गए विकल्पों में जालंधर जो है पंजाब पश्चिमी कमांड के अंतर्गत सैन्य छावनी है। अगला क्वेश्चन है, विविध विषयों पर जानकारी के संग्रह बृहत संहिता को किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह है 12 मिहिर। कौन है? 12 मिहिर हो जाएंगे। तो 12 मिहिर जो है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। एक प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोलज्ञ थे। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें बृहजातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका को लिखी थी। में बृहत संहिता मानव रुचि के विविध विषयों पर लिखी गई पुस्तक है तथा खगोल शास्त्र, ग्रहों की गति, ग्रहण, वर्षा, बादल, वास्तुशास्त्र, पारिवारिक संबंध, रत्न, मोती, कर्मकांडों आदि विविध विषयों का वर्णन है। कल्हड़ जो है राजतरंगी के रचयिता हैं। चरक जो हो जाएंगे चरक संहिता के रचयिता हो जाएंगे। बाणभट्ट जो हैं वो एक कादम्बरी के रचयिता हो जाएंगे। इनमें से कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन करती है? तो वह है सेल। तो 24 जनवरी 1973 को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत का इस्पात प्राधिकरण को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम लौह इस्पात कारखाना का संचालन की जिम्मेदारी दी गई। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 को ODOP स्कीम लॉन्च की गई। इस स्कीम का उद्देश्य जो है विशिष्ट शिल्प कलाओं और उत्पादों को प्रोत्साहन करना, जिसमें आर्थिक भौगोलिक मॉडल विकसित किया जा सके। ODOP से क्या आशय होता है? इसका आशय होता है एक जिला एक उत्पाद। क्या हो जाएगा? एक जिला और एक उत्पाद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उन विशिष्ट शिल्प कलाओं को उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है। आगे है इसमें 2012 में IIT कानपुर में ताप विनियमित ग्रीन होम बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो थी कोकून की संरचना से। कहाँ से? कोकून की संरचना से। 2012 में IIT कानपुर में ताप विनियमित ग्रीन होम बनाने की प्रेरणा जो है कोकून की संरचना से मिली थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी खोज सर स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा की गई थी? तो यह था सिंगापुर के द्वारा। किसके द्वारा? सिंगापुर। अगला है, आधुनिक सिंगापुर की इतिहास की शुरुआत 1819 में हुई थी, जब एक अंग्रेज थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी? सिंगापुर में किसके द्वारा खोज की गई थी? तो स्टैम रैफल्स द्वारा खोज की गई थी। ब्रिटिश उपनिवेश से 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर का एक स्वतंत्र गणतंत्र बन गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व के वे हिस्से या क्षेत्र जो किसी एक राष्ट्र के संप्रभु और अधिकार क्षेत्र के बाहर स्थित हैं और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वहाँ पे समान शासन की आवश्यकता होती है, उसे कहा जाता है
ग्लोबल कॉमन्स। क्या कहता है? ग्लोबल कॉमन्स कहा जाता है। ग्लोबल कॉमन्स को पारंपरिक रूप से पृथ्वी ग्रह के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी भी एक देश या राष्ट्र के राष्ट्रीय आधिकारिक क्षेत्र से बाहर और जिन तक आज भी सभी देशों की पहुंच है। ये किसी एक समुदाय या व्यक्ति की नहीं बल्कि पूर्ण मानवता के हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून 4 वैश्विक कॉमन्स की पहचान करता। पहला है उच्च समुद्र विज्ञान, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा अंटार्कटिका, चौथा है बाहरी अंतरिक्ष हो जाएगा। शब्द जो है ब्रेकिस्ट की खोज किसने की? तो किसने खोज थी? ये थे पीटर वाइल्डिंग। कौन थे? पीटर वाइल्डिंग थे। तो पीटर वाइल्डिंग ने शब्द ब्रेगिस्ट की खोज की थी। ब्रेगिस्ट जो है यह एक यूरोपीय राजनीतिक सलाहकार थे। यह एक जो प्रोफेसर हैं पीटर वाइल्डिंग, यह एक प्रोफेसर यूरोपीय राजनीतिक सलाहकार हैं। और ब्रेगजिस्ट ब्रिटिश और एग्जिस्ट शब्दों का मिश्रित रूप है जो यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के लिए जून 2016 के जनमत संग्रह के ब्रिटेन के फैसले को उल्लेखित करता है। उसके बाद है ब्रेकिस्ट का जनमत संग्रह कब हुआ था? तो हुआ था जून 2016 में। सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर के उस पहले देश का नाम बताया जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो वह देश है लिथुआनिया। कौन सा हो जाएगा? लिथुआनिया हो जाएगा। लिथुआनिया यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में बाल्टिक सागर किनारे स्थित एक देश है। यह 3 बाल्टिक देशों लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया में सबसे बड़ा है। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ कमजोर पड़ा तो 11 मार्च 1990 को लिथुआनिया अपना अलग स्वतंत्रता घोषित करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। आधुनिक लिथुआनिया यूरोपीय संघ, यूरोपीय परिषद और नाटो का सदस्य है और इसकी आर्थिक वृद्धि दर जो है यूरोपीय देशों में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है वह है हैदराबाद में स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण के प्रसारण तथा डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णायक सहयोग के लिए जिम्मेदार है। कौन सा हो जाएगा? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC। इसके बारे में देख लेते हैं। तो हैदराबाद स्थित NRSC अंतरिक्ष विभाग DOS के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है जिसमें राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी के नाम से जाना जाता है। यह केंद्र सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों के अर्जन और संसाधन, आंकड़ों के वितरण, हवाई सुदूर संवेदन और आपदा प्रबंधन के निर्णय सहायता के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर जो है डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो वह है चेन्नई शहर। कौन सा शहर है? चेन्नई। भारत में चेन्नई शहर को डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ऑटोमोबाइल उद्योग बृहद स्तर पर फैला है। ध्यातव्य है कि अमेरिका स्थित डेट्रॉइट शहर को ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उलटवासी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? तो उलटवासी जो है कबीर की एक विशिष्ट योगदान है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो सीधे साधे न कहकर घुमा फिरा अथवा उलट कर कविता के माध्यम से कही गई बात जो होती है उलटवासी कहलाती है। संतों में विशेष रूप से कबीर ने उलटवासी की रचना की है। कबीर की उलटवासी का उदाहरण जो देखेंगे तो वह है ऐका कुआं पंच पनिहारी, ऐका लेजु भरे सो नारी, फटी गया कुआं विनस गई बारी, अब बिलग गई पांचों पनिहारी। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैगन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो वह है चंद्रभागा समुद्र तट। कौन सा हो जाएगा? चंद्रभागा समुद्र तट। ओडिशा की चंद्रभागा समुद्र तट जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। यह प्रमाण पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ तथा पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाओं से लैस तटों को दिया जाता है। महाद्वीप की अपवाद ड्रिफ्टिंग के लिए जिम्मेदार गतियाँ या पोलर फ्लाइंग बॉल एवं ज्वारी बल के कारण उत्पन्न होती हैं। पोलर फ्लाइंग बॉल इनमें से किससे संबंधित है? तो वह है आपका पृथ्वी के घूर्णन से। किससे संबंधित हो जाएगा? पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित हो जाएगा। पोलर या ध्रुवीय पलायन बल जो है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित होता है। पृथ्वी की आकृति एवं एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। वेगनर के अनुसार यह बल प्रायद्वीपीय विस्थापन के कारणों में से एक है। वेगनर महोदय द्वारा सुझाया गया दूसरा बल ज्वारी बल है जो सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण से संबंध है जिसमें महासागरों के ज्वार उत्पन्न होते हैं। अगला है 1964 में भारत का पहला
प्रेशराइज्ड हैवी पावर रिएक्टर या एटॉमिक एनर्जी ऑफ लिमिटेड और भारत के एनपीसीआईएल का संयुक्त उपक्रम है, तो वह है कनाडा लिमिटेड। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा लिमिटेड और भारत के एनपीसीआईएल एक संयुक्त उपक्रम था। इस प्रकार के रिएक्टर में शीतलक न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। PHWR रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केरल के तालिप रंबा के पास स्थित उस शिव मंदिर का नाम बताइए जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है। और इस मंदिर की एक विशेषता यह है कि इसमें ध्वज दंड नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, वो है राजेश्वरम मंदिर। कौन हो जाएगा, राजेश्वरम मंदिर। देखेंगे इसके बारे में। तो केरल के कुन्नूर जिले में तालिपरंबा के पास राजेश्वरम शिव मंदिर स्थित है। यह मंदिर शिव को समर्पित केरल के 108वें प्राचीन शिव मंदिरों में से एक है। यह एक शक्तिपीठ है जहां महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर में ध्वज दंड नहीं है। विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना दिसंबर 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, जो बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। विश्व भारती का अस्तित्व भारत के साथ दुनिया का संवाद। भारत की आज़ादी के समय तक यह एक कॉलेज था। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद इसे 1991 में संसद के एक अधिनियम द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत अनुप्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में शोधकर्ताओं में रत महिला वैज्ञानिकों और तकनीकविदों को एक मंच प्रदान करती है। तो वह है वीमेन साइंटिफिक स्कीम। क्या है, वीमेन साइंटिफिक स्कीम AWOSA। इसके बारे में देख लेते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई वीमेन साइंटिफिक स्कीम मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में मूलभूत और अनुप्रयुक्त विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य में रत महिला वैज्ञानिकों और तकनीकी विदों को एक मंच प्रदान करती है। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहले महीने का नाम क्या है, जिसे 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ आधिकारिक परियोजनाओं के लिए अंगीकृत किया गया था। तो वह है चैत्र। क्या हो जाएगा, चैत्र। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर भारत का उपयोग किया जाने वाला आधिकारिक कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है। यह भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। शक संवत को वर्तमान के ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथि से 78 ईस्वी घटाकर निकाला जाता है। भारतीय संस्कृति में राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना जो है वह चैत्र है। हिंदू कैलेंडर में 12 महीनों का नाम चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग काल पर आधारित है। तो किस काल पर आधारित है, शकों के काल पर आधारित हो जाएगा, शक काल हो जाएगा। भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह है लोकटक झील मणिपुर में। कहाँ पे, लोकटक झील मणिपुर में। फरवरी 2017 में भारत के पहले तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन लोकटक झील मणिपुर में किया गया है। यह झील पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। यह स्कूल इस इलाके के बेघर, बेसहारा और किसी कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए खोला गया है। इस विद्यालय को फिशरमैन यूनियन और पीपुल रिसोर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन ने मिलकर खोला है। मणिपुर के वर्तमान दिसंबर 2021 में मुख्यमंत्री जो हैं N बीरेन सिंह तथा राज्यपाल जो हैं श्री L गणेशन हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहायक कार्यक्रम शुरुआत की। तो कब शुरुआत की थी, तो 1995 में। कब, 1995। भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को पहले देश के 2408 ब्लॉकों में शुरू किया गया था। बाद में यह 1957-58 के अंत तक NSPE को देश के सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड NOCIL की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1961 में। कब की गई थी? 1961 में। राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड NOCIL की स्थापना जो वर्ष 1961 में की गई थी। यह नेफ्था पर आधारित मुंबई का पहला रासायनिक उद्योग था। यह कंपनी विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य राज्य या प्रगतिशील भारत रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो तैयार करता है नीति आयोग। कौन तैयार करता है? नीति आयोग। स्वास्थ्य राज्य और प्रगतिशील भारत रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है। रिपोर्ट को विश्व बैंक की तकनीकी सहयोग तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोस्टल इंडेक्स पिन भारतीय डाक विभाग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले 6 अंकों का कोड है। कोड के पहले 2 अंक एक साथ लिया गया का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है उप क्षेत्रीय सर्कल और पोस्टल सर्कल। इसके हम देखते हैं, पिन अर्थात पोस्टल इंडेक्स नंबर भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रयुक्त 6 अंकों का एक कोड होता है। इसके शुरुआती 2 अंक का मतलब होता है उप क्षेत्रीय सर्कल अथवा पोस्टल सर्कल, अर्थात उप क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। उर्दू को के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो वह लश्करी जबान। किस रूप में? तो लश्करी जबान के रूप में जाना जाता है। 1931 में भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम क्या है? तो बोलती फिल्म जो थी वह थी आलम आरा। कौन थी? आलम आरा। तो आलम आरा जो भारत की पहली सवाक या बोलती फिल्म है जिसका निर्देशन ईरानी ने किया था। आलम आरा का प्रदर्शन जो 1931 में हुआ था। इसका मुख्य अभिनेता के रूप में मास्टर विस्टर और नायिका जो है जुवेदा ने प्रमुख रूप से भूमिका निभाई थी। दादा साहब फाल्के ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म का निर्माण किया था। यह एक मूक फिल्म थी। इसको 3 मई 1913 में रिलीज किया गया था। कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो वह है ईरान देश। कौन सा देश? ईरान हो जाएगा। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। तापी शब्द जो है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के प्रथम अक्षर से मिलकर बना है। यह परियोजना तुर्कमेनिस्तान से प्रारंभ होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर भारत तक जाएगी। इसका विस्तार तुर्कमेनिस्तान के गलनीनाइस तेल क्षेत्र से प्रारंभ होकर अफगानिस्तान के हेरात और कंदाहार प्रांत से होकर पाकिस्तान के क्वेटा और मुल्तान शहर से होते हुए भारत के पंजाब प्रांत के फजिल्का तक होगा। इसका निर्माण जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पे आधारित है? तो वह आधारित होती है बिंदुओं पे। किस पे? बिंदुओं पे। ब्रेल प्रणाली 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल एक प्रकार की लिपि है। यह नेत्रहीनों के लिए तैयार की जाती है। इस लिपि का आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुईस ब्रेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो वह है वेटिकन शहर में। कहाँ पे? वेटिकन में। तो देख लेते हैं, सेंट पीटर्स बेसिलिका जो है चर्च जो है वेटिकन शहर इटली में स्थित है। यह ईसाई धर्म का सबसे प्रसिद्ध चर्च है जिसे वर्ष 1626 में बनवाया गया था। एकता चलो रे गीत लिखा था। किसने लिखा था? तो लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। एकता चलो रे एक बंगाली देशभक्ति गीत है जिसे 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इन्होंने भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ गुरुदेव एक प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक और चित्रकार थे। इनकी प्रसिद्ध रचना जो है गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बिल किस ईदी हैं? तो क्या हैं? तो हैं ईदी का संस्था है और पाकिस्तान के संस्थापक हो जाएंगे। अगर बिल्किस बानो ईदी पाकिस्तानी संस्था ईदी के संस्थापक हैं। किसकी? पाकिस्तानी संस्था ईदी के संस्थापक हैं। इन्होंने अपने पति अब्दुल सत्तार ईदी के सार्वजनिक सेवा के लिए 1986 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया था। 2015 में उन्हें सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड मिला था। अगला, निम्नलिखित मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति आज़ादी के प्रतीक के रूप में फ्रांसीसी मूर्तिकार द्वारा डिजाइन की गई? तो वह है आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कौन हो जाएगी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। न्यूयॉर्क हार्बर के पास एक छोटे से टापू पे बनी विशाल प्रतिमा है। तांबे की यह मूर्ति 151 फीट लंबी। यह प्रतिमा को सन 1886 में फ्रांस ने अमेरिका को अपनी आज़ादी के प्रतीक के रूप में भेंट किया था। नई दिल्ली से जंतर मंतर जिसमें वास्तु
संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है, इसे महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। जंतर मंत्र का अपभ्रंश रूप है। सवाई जय सिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण किया दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में भी करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। किसको? दादा साहब फाल्के को। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता धुंधीराज गोविंद फाल्के थे, जिन्हें भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1913 में उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र मूक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें सभी पुरुष कलाकार ही अभिनय किए थे। धुंधीराज गोविंद फाल्के को दादा साहब फाल्के के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित फिल्म जो है आपका राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किसने किया था? तो किए थे, कौन किए थे? आपके दादा साहब फाल्के। कौन? दादा साहब। दोस्तों यहाँ पे ये बुक समाप्त हो जाती है। पूरी बुक को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया हूँ। जो विद्यार्थी इन वीडियो को देखना चाहते हैं, सारे बुक जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अब परंपरागत जीके भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुका हूँ। जो विद्यार्थी इन वीडियो को देखना चाहते हुए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।